क्वेश्चन सब तो बना के देखे होंगे। चलिए, जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन बना है तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। जिन लोग बना के देख लिए ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो हुआ था ना, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे काम कर रहे थे हम लोग। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के पीछे काम कर रहे थे। आपसे कहा गया था कि इनकम, लास्ट क्वेश्चन था आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे, कि जो हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के पीछे जो काम कर रहे थे, कि क्रम से बढ़ता है घटता है, X% इंक्रीज, Y% इंक्रीज, या X% इंक्रीज, Y% डिक्रीज, उस पर जो जो क्वेश्चन बन सकता था वही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसी में वही क्रम में आया था कि मान लीजिए कोई आदमी अपनी इनकम का 5% किसी आइटम ए पे खर्च कर लेता है, जितना पैसा बचेगा उस रिमेनिंग अमाउंट्स का मान लीजिए 10% किसी आइटम बी पे खर्च करेगा। दस % ये खर्चा करेगा, आइटम बी पे खर्चा करेगा। फिर जितना पैसा बचेगा उसका 15% किसी आइटम सी पे खर्चा करेगा। अब उसके पास सेविंग है, चाहे रेस्ट अमाउंट बोल रहा है, मान लीजिए कि ₹X है अगर, तो आपसे कहेगा उसका इनकम क्या था। तो जैसे सक्सेसिव के बारे में बात करेंगे तो या तो फिर एक 5 और 10 का निकाल दीजिए उसी फॉर्मूला पे जो x + y + xy/100 का यूज करते थे परसेंटेज वाले में, या तो वहां से परसेंटेज चेंज का कहानी करके निकाल दीजिएगा। जितना वैल्यू आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आया है A% चेंज, तो A% का फिर 15% के साथ निकाल के देखिएगा, तो तब का केस। तो आपसे कहा गया था कि इस फॉर्मूले का यहाँ पर अब यूज नहीं करके जो लेंदी बनेगा उससे बेटर था आपके लिए। यहीं पे बोला गया था कि इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना के चेंज करने के लिए, कि चेंज करने के क्रम में क्या करेंगे, तो इसी क्रम में आपसे बोला गया था कि इनकम अगर दिया हुआ है तब तो वहीं से काम लगा दीजिएगा। इनकम अगर पूछेगा तो इनकम को मान लीजिए कि इनकम है अपना, पूछ रहा होगा इनकम हमको क्या होगा नहीं मालूम। अब इनकम इंटू 5% खर्चा कर दिए, तो खर्चा कर दीजिए 5%। 100 में ₹5 खर्चा होगा तो बचत क्या होगा, तो लिखिएगा 95/100 इंटू। अब फिर आप बोले कि जितना पैसा बचा, 5% खर्चा करने के बाद ₹100 था, ₹5 खर्चा कर दिए, 95 बचा, तो ये 95। अब इसका कितना, तो 10% बोले कि हम बी आइटम पे खर्च कर देंगे। तो भाई बी आइटम पे खर्च करेंगे तो बचत क्या होगा, 10% होगा। 10% खर्चा कर देंगे तो 90% बचत होगा, तो लिखे यहाँ पर 90/100। अब ये बचत है, इतना पैसा मेरे हाथ में है अभी। अब हम बोले कि जो पैसा बचा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट, इसका 15% हम आइटम सी पे खर्च करेंगे, मतलब कितना 85/100 खर्चा कर देंगे। तो ये खर्चा होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो सेविंग बचेगा। अब जो सेविंग आपका एक्स लिख रहे थे उसको लिख देंगे। यहाँ पर अगर एक्स होता तो एक्स लिखते, कोई संख्या होता तो संख्या लिख देते। ठीक है। अब इसी को काट छाट करते हैं, तो इसी को काट छाट करेंगे अब तो आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि पूछता कि इनकम क्या होगा, तो लिखते हैं आप इनकम बराबर एक्स इंटू इसी 100 को उल्टा करके 100/95, 100/90 और 100/85। यही इनकम एक्सपेंडिचर का लास्ट में बताए हुए थे। बोला गया था इसी टाइप से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज बनेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज बनेगा। इसी पे क्वेश्चन में कहा कि जब मशीन के बारे में बोलता है कि दाम घटता बढ़ता है तब का केस, इसी पे बनाइएगा। इसी केस में बोला गया था कि परसेंटेज या तो ऐसे करके बनाएंगे तब, चाहे फॉर्मूला जो लिखवाया तो उस पर बनाइएगा तब। जब आपसे कहा गया कि स्क्वायर का केस, रेक्टेंगल का केस, चाहे सर्किल का केस, मतलब जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर है, तो आराम से वही x + y + xy/100 वाला केस काम कर जाएगा। वॉल्यूम वाला केस जो 3 डायमेंशनल होगा, अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन है, घन घनाव वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा केस में फिर तो क्या करिएगा, 3 डायमेंशनल केस तो आराम से या तो ऐसे ही बनाइएगा, नहीं तो फिर 2 बार निकाल के जो वैल्यू आएगा फिर उसका दूसरे के साथ निकाल के बनाइएगा। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर जब रिमेनिंग का केस होगा तब का केस, तो ये बता दिया गया था। इसी में क्या आता है उसको समझिएगा एक बार।
अगर सिंपल आपसे ये कह दे कि कोई आदमी अपने इनकम का 5% किसी आइटम ए पे खर्च करता है, फिर 10% किसी आइटम बी पे खर्च करता है, फिर 2% किसी आइटम डी पे खर्च करता है सी पे, और 3% कोई आइटम डी पे खर्च करता है, इतना कुछ खर्चा होने के बाद उसके पास बचत में है 1200 रुपया, तो आपसे पूछेगा कि उसका इनकम बताइए जरा क्या होगा, उसका इनकम बताइए क्या होगा। अब जरा सोचिए कि कोई आदमी अपने इनकम का 5% ए पर खर्चा किया, 10% बी पर खर्चा किया, 2% सी पर खर्चा किया, 3% डी पर खर्चा किया, तो ये 4 जगह पे खर्चा हुआ। तो इसमें अभी तक कहीं भी रिमेनिंग का केस तो नहीं बोला गया कितना शेष बचेगा तो खर्चा करिएगा। मतलब कोई आदमी अगर 100 रुपया कमाता है, सोचिए कि मेरा इनकम अगर 100 रुपया है, परसेंटेज का मतलब है कि आउट ऑफ 100 100 में तुलना करना, तो 5% आप ए पे खर्चा करते हैं, मतलब आइटम ए पे कितना खर्चा है तो 5%। 5% का क्या मतलब है कि 5 आउट ऑफ 100, 100 में 5 रुपया खर्चा करना। बी पे कितना खर्चा हुआ तो 10%, 10% का मतलब है 100 में 10 रुपया खर्चा करना। सी का मतलब कितना 2%, 2 आउट ऑफ 100, 2 रुपया खर्चा करना। डी पे कितना खर्चा होगा 3 आउट ऑफ 100, 100 में 3 रुपया खर्चा करना। टोटल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर 3 2 5 5 10 और 10 20, टोटल मिला के हम बात करें तो कुल मिला के 20 रुपया खर्चा हो गया। तो जब 100 रुपया अगर हम कमाते हैं, सोचिए 100 रुपया कमाते हैं और 20 रुपया खर्चा कर डालते हैं, तो मेरा सेविंग क्या होना चाहिए। 100 रुपया कमाते हैं, 20 रुपया खर्चा हो गया, तो मेरा सेविंग कितना होना चाहिए तो 80 रुपया। सेविंग होना चाहिए 80 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। जब आप बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि जब मेरा सेविंग है 80 रुपया, तो हम इनकम कमा रहे थे कितना 100 रुपये का। जब सेविंग 80 रुपया है मतलब इनकम 100 रुपया माना गया था। जब सेविंग को बोलते हैं 1 रुपया, तो मेरा इनकम कहलाएगा 100/80 रुपया। और जब हम सेविंग बोलेंगे 1200 रुपया, तो हमारा इनकम कहलाएगा 100/80 गुना 1200। यह तो क्लियर है। बस इसी को उड़ाइएगा तो सोचिए 15 8 120, बोलिएगा 1500 रुपया कमाते थे, 1200 रुपया बचा लेते हैं। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत अगर है तो मैसेज करिए कि टोटल मिला के हमारा इनकम कितना, एक्सपेंडिचर कितना, सेविंग कितना, तो बोलिएगा 5%, 10%, 2%, 3% ये खर्चा करते हैं, कहीं रिमेनिंग नहीं है। मतलब 100 रुपया जो कुल कमाई है उसी में से खर्चा करते हैं। जब 20% हम खर्चा कर डालेंगे तो बचत क्या होगा मेरा 80%। तो यहीं से बोलना है कि 80% का मान अगर 1200 रुपया होगा, तो 100% का मान क्या लिख सकते हैं बस। और परसेंटेज के इस रूप में बताया था आपसे कि इसमें क्या गुना करेंगे। अगर ऐसा दिख जाए तो सीधे सीधे काम कर देंगे। कि अगर ये समझ में आए कि 80 में अगर हम 15 8 120 करते हैं, तो यहाँ पर नीचे 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500 आंसर हो जाएगा। 80% का वैल्यू 1200, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ है सेविंग का। तो हमको मालूम चला कि 20% हम खर्चा कर दिए, तो सेविंग क्या होगा मेरा 80%। तो 80% का मान 1200, तो 100% का मान कितना, बस यही से काम कर देंगे। 80% का मान 1200, 100% का मान कितना, यही से काम कर दीजिएगा। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए तो भी बताइए, जल्दी बताइए। आप बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका रिमेनिंग का कोई केस नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है भाई, तो सारा खर्चा जोड़ के केवल काम निकाल दीजिएगा। रिमेनिंग का केस समझ गए क्या करना होगा। रिमेनिंग का केस में जितना 5% मान लीजिए यहाँ पे खर्चा करके रिमेनिंग अगर लगा होता, 10% खर्चा करके रिमेनिंग लगा होता, 2% खर्चा करके रिमेनिंग लगा होता, 3% खर्चा करने वाला को पता सेविंग इतना है, इसका मतलब सीधा 1200 ऊपर कर देते और बोलते कि 100/95, 100/90, 100/98, 100/97। ऐसा करके आंसर बनाए तो सीधा सीधा नहीं। इनकम को x रुपया मानकर, तो x का 5% खर्चा हो गया तो लिखिएगा x का 95/100 गुना 10% खर्चा हुआ तो 90/100, 2% खर्चा हुआ 98/100, 3% खर्चा हुआ 97/100। x गुना 95/100, 90/100, 98/100, 97/100 बराबर कर देते 1200, x का मान गुना भाग करके आंसर ले आते बस। चलिए हम बढ़ते हैं।
तो वो था रिमेनिंग वाला केस, तो रिमेनिंग नहीं था। जब सिंपल क्वेश्चन दिया तो कैसे करेंगे ये आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइप का एक बार और समझिए। जैसे बनेगा कोई दिक्कत नहीं मिश्रा जी, जैसे आपको बने आप आराम से बनाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि कोई आदमी अपने इनकम का 5% किसी आइटम ए पे खर्च कर लिया, 3% किसी आइटम बी पे खर्च कर दिया, 2% किसी आइटम सी पे खर्च कर दिया। जितना पैसा बचा उसका रिमेनिंग अमाउंट्स का 20% किसी आइटम डी पे खर्च कर दिया, 15% किसी आइटम ई पे खर्च कर लिया। अब जो पैसा बचेगा ना रिमेनिंग अमाउंट्स, उसका मान लीजिए 25% किसी आइटम एफ पे खर्च कर दिया, और ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास सेविंग है x रुपया, तो उसका इनकम बताइए क्या होना चाहिए। एक्स मतलब कुछ अमाउंट होगा, अमाउंट अभी क्या लिखे मान ली कटेगा नहीं, पॉइंट पॉइंट में आएगा, इसीलिए एक्स पर समझाते रहे। अब बोलिए कि ये तो मिला जुला हो गया सर, ये तो क्वेश्चन बड़ा मिला जुला हो गया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे कहा कि दो टाइप से क्वेश्चन है, या तो रिमेनिंग दिया होगा चाहे रिमेनिंग नहीं दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में विदाउट रिमेनिंग था, रिमेनिंग का यूज कहीं नहीं बोला। तो जब इसमें रिमेनिंग का यूज कहीं नहीं बोला, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे हम लोग कि यहाँ पर रिमेनिंग का केस लेके बोल रहे थे कि ये 5% खर्चा किया, फिर रिमेनिंग अमाउंट का 10% खर्चा किया। तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट का कहानी चल रहा था, रिमेनिंग अमाउंट का 15% खर्चा किया। अब बताइए क्या होगा। तो केस इसमें दो ही बनता है, या तो रिमेनिंग होगा चाहे रिमेनिंग नहीं होगा, दो ही केस बनेगा। अब रिमेनिंग होगा चाहे नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि जैसे ही कहीं पर एक जगह रिमेनिंग दिखेगा ना, इसका मतलब सोचिए कि ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। अब बोलिए सर यहाँ तो 3 जगह 3% दिया, रिमेनिंग तो नहीं था। यहाँ पर 2 बार दिया, रिमेनिंग तो एक ही बार यूज किया, फिर यहाँ पर ठीक है एक बार है तो एक बार यूज किया। ऐसे केस में क्या करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन दो ही टाइप सिंपल है, रिमेनिंग है मतलब पूरा क्वेश्चन रिमेनिंग बनाइएगा। तो 5%, 3 और 2% को एक साथ जोड़ के बताइए कितना खर्चा हो गया। बोलेगा एक साथ जोड़ के कैसे, नहीं बुझाया। अरे भाई 100 रुपया कमाता है, 5% खर्चा कर दिया, 3% खर्चा कर दिया, 2% खर्चा कर दिया, तो कितना खर्चा कर देगा। तो बोलिएगा ना 5, 3, 8, 2, 10। आप बोलिएगा यहाँ पे कि 10% खर्चा कर देंगे। क्या बोलिएगा, 10% खर्चा कर देंगे। 10% जब हम खर्च कर दिए तब बोला कि रिमेनिंग अमाउंट्स का, तब बोला रिमेनिंग अमाउंट्स का 20% खर्चा करिए, 15% खर्चा करिए। मतलब जितना पैसा बचा ना, 100 रुपया में 5 रुपया हम ए पर खर्च कर दिए, 3 रुपया बी पर खर्च कर दिए, 2 रुपया सी पर खर्च कर दिए, 10 रुपया खर्चा कर दिए, 90 रुपया मेरे हाथ में था। अब कोई बोला कि आप शेष राशि का 90 का 20% खर्चा करिए डी पर, एंड 15% खर्चा करिए ई पर, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि जो 90 बचा था उसी का 15%, तो 90 का 20% है, 90 का 15%, तो 90 का 35% क्यों नहीं लिख देंगे एक ही बार में। तो ऐसे केस में रिमेनिंग से पहले तक जितना संख्या था सबको जोड़ के एक परसेंटेज बना दिया, फिर पहला रिमेनिंग और दूसरे रिमेनिंग के बीच में जितना संख्या होगा सबको जोड़ के दूसरा परसेंटेज बना दीजिएगा। 20 में 15 जोड़िएगा तो 35% किसी आइटम दूसरा पे खर्चा कर दिए। अब आया रिमेनिंग अमाउंट्स का कितना, तो बोलेंगे 25% खर्चा कर दिए। अब अपने पास सेविंग कितना, तो x रुपया। पूछा अपना इनकम क्या है ये बताने। क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई। जिसमें रिमेनिंग होगा तब, नहीं रिमेनिंग होगा तब कैसे क्या करना होगा, ये बात तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और जैसे ही ये आया तो सोचिए कि इनकम को अगर आप बोल देते हैं कि ए रुपया मेरा इनकम है, तो लिखिएगा ए का 10% खर्चा हो गया तो 90/100, 35% खर्चा हो गया 65/100, 25% खर्चा हुआ 75/100, और इसी को सॉल्व करेंगे तो एक्स के बराबर। एक्स मतलब जो आपका अमाउंट दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब अमाउंट दिया रहेगा। अब आप काटना भी चाहिएगा ना, तो क्या काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100 उड़ा दीजिएगा। अब ये कुछ नहीं दिख रहा है काटने वाला। 5 से काटिएगा तो 13×5 65, 5 से काटिएगा तो 5×2 = 10। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम x की जगह पे मान लीजिए, x की जगह पे कितना रुपया लगा दें,
तो बोल दें कि x की जगह पे होता अगर 13 गुना 3, x का मान अगर हम बोल देते 13 गुना 3 गुना 9 गुना 100 बटे 4 इतना रुपया होता है। इसको गुना करके कुछ भी लिख देंगे, जो भी गुना करके आएगा कि इतना रुपया x का मान है। अगर हम बोल देते कि x का मान ये होता तब, तो आप बोलते जैसे ही अगर x का मान वो मानते x की जगह पे, यहाँ पर x का जगह पे अगर हम लोग ऐसा पुट कर देते ये x का मान है, ये वैल्यू किसका है x का, तो आप बोलते ना यहाँ पर कि सर 9 से 9 उड़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ा दीजिए, 13 से 13 उड़ा दीजिए, 4 से 4 उड़ा दीजिए, नीचे वाला 4, 4 से 4 उड़ा दीजिए, और कुछ कटेगा क्या? और कुछ नहीं कटेगा। 2 से इसको गुना करने का कहानी बनेगा, 2 से गुना करने का कहानी बनेगा, तो कोई बात नहीं है। ए का मान कर दीजिएगा 100 और 100 ये बोल दीजिएगा यहाँ से 20,000। मतलब ये कटवाने के लिए कर दिए हैं, नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझ गए ना। ऐसा नहीं सर तो काटने छाटे में नहीं बुझाया, जो एक्स का मान अपना मन से कुछ लिख दिए थे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछेगा इनकम बताइए, अगर हम उसको नहीं भी लिखते हैं, छोड़ दीजिए, मान लीजिए लिख दिए तो आंसर हो जाएगा 20,000। नहीं लिखते हैं अगर, तो आप क्या बोलिएगा कि ए का मान, तो आप बोलिएगा ना कि ए का मान लिखने के लिए जो हमारा सेविंग होगा, सेविंग इनटू इसको लिख दीजिएगा 100/90, इसको लिखिएगा 100/65, इसको लिखिएगा 100/75। बस इसी को बोल के आप आंसर्स पकड़ा दीजिएगा, इसी को बोल के आंसर पकड़ा दीजिएगा। बस ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए, समझ में आ गया तो बताइए। ऐसा नहीं है, एक बार समझिए फिर से। 5% खर्चा करते हैं, समीर भाई समझ लीजिए, 5% खर्चा करते हैं ए पर, 3% खर्चा करते हैं बी पर, 2% खर्चा करते हैं सी पर। अभी तक रिमेनिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, तो 5 3 8 2 10% खर्चा करवा देंगे। इसको लिख लेंगे बजाते यहाँ पर 10%, जैसा हम लिख दिए है ना वैसा लिख लेंगे, 10% खर्चा करेंगे। अब है रिमेनिंग का यूज, तो अब लिखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग, जैसा लिखा गया है ब्लैक में यहाँ पर रिमेनिंग। अब रिमेनिंग अमाउंट का कितना, जो शेष राशि बचेगा उसका 20%, उसका 15%। तो यहीं पर क्या करेंगे कि जब रिमेनिंग के बाद जितना संख्या लिखा रहेगा ना परसेंटेज में, सबको जोड़ के बोलिएगा। 20-15 मिला के बोलेंगे 35%, 20-15 मिला के बोलेंगे यहाँ पर 35%। अब 35% खर्चा करने में फिर से दिख रहा है रिमेनिंग अमाउंट्स, तो फिर से आप लिखिएगा यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट्स। अब रिमेनिंग का कितना, तो बोला 25% एफ पर खर्चा करिएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट का 25% खर्चा कर देंगे। अब बोला सेविंग आपका एक्स है, मान लीजिए सेविंग एक्स है, इनकम कितना, तो इनकम को ए लिख दिया। मान लीजिए इनकम अगर हमारा कुछ ना कुछ तो होता है, इनकम निकालने को पूछा तो इनकम बोल दिया कि अगर एक्स मान के बनाते, तो यहाँ पर चूंकि सेविंग को ले दिए थे एक्स यहाँ पर, इसीलिए उसको नहीं मान रहे थे। तो इनकम इनटू 10% खर्चा कर लेंगे तो बचत क्या होगा 90%। बोलेगा 10 काहे नहीं लिख रहे थे सर, 10 इसलिए नहीं लिख रहे थे कि सेविंग दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है 100 रुपया, तो लास्ट में जो हम करेंगे वो बराबर किसके, सेविंग के बराबर होगा। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, उसी को सेविंग बोलेंगे। तो 100 रुपया मेरा इनकम था, 10 रुपया खर्चा था, तो 90 रुपया सेविंग होगा। इसीलिए जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू था सेविंग दिया हुआ, इसीलिए सेविंग के हिसाब से बढ़ते जा रहे थे। तो ₹1 का इनकम है, उसका 10% खर्चा कर लेंगे तो बचत होगा 90, लिख देंगे 90/100। फिर 35% खर्चा कर लिए, तो 35% खर्चा कर लिए मतलब बचेगा कितना, 100 में 35 खर्चा हुआ तो बचा 65, लिखिएगा 65/100 इंटू 25% खर्चा कर लिए, बचत कितना हुआ 75, तो लिखेंगे 75/100। तो ये किसके बराबर, ये सेविंग हमारा एक्स के बराबर था, उसी को एक्स के बराबर कर दिया। बस इसी को काटिएगा छाटिएगा, ए का मान निकल जाएगा आपसे, काटने छाटने के बाद ए का मान निकल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, फिर बनेगा क्वेश्चन दिया ही होगा इस टाइप से। समझ में नहीं आया हो तो बताइए। क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब ये पास फेल वाला क्वेश्चन है। A student has to obtain 40% marks to pass. He obtains 210 and fails by 40 marks. Find the maximum number of marks. एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह दूसरा 10 अंक पाता है एवं 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था।
एक बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा पहला कि मान लीजिए टोटल मार्क्स 100 है दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। टोटल मार्क्स अगर 100 दिया हुआ है, किसी बच्चे का ऑब्टेन्ड मार्क्स अगर 40, किसी बच्चे को आया है 40 नंबर, और यहाँ पे हो गया कि पास मार्क्स है 50। 100 नंबर के एग्जाम में 50 नंबर लाइएगा तो पास कर पाइएगा। तो ये बच्चा क्या हुआ, फेल कर गया। ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब 40। आप बोले कि 50 नंबर लाइएगा, पास मार्क्स 50 है, 100 नंबर में 50 नंबर लाइएगा तो बच्चा पास करेगा। 100 में 50 नंबर लाइएगा तो बच्चा पास करेगा। अब आपसे कह दिया कि ऑब्टेन मार्क्स किसी बच्चे को 40 नंबर मिलता है, मतलब वो कितना नंबर से फेल कर गया, फेल्ड बाय बोलिएगा 10 मार्क्स। कितना नंबर से फेल कर गया, तो आप लिखिएगा 10 नंबर से फेल कर गया। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि 50 नंबर पास मार्क्स था, 40 नंबर मिला तो बच्चा 10 नंबर से फेल किया होगा। तो क्वेश्चन में अगर देता है कि किसी बच्चे को 40 नंबर आया और वो 10 नंबर से फेल हो गया, तो पूछा हमसे कि बताइए पास मार्क्स क्या होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे कि भाई 40 नंबर उसको मिला है, 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब 10 नंबर बढ़ा के देंगे तो पास मार्क्स मेरा 50 होना चाहिए था। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिए। जल्दी हाँ ना बताओ रे, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या हुआ कि अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि किसी बच्चे का ऑब्टेन्ड मार्क है 70, किसी बच्चे का ऑब्टेन्ड मार्क 70 है, 70 नंबर आया, जो कि 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। तो बताइए कि पास मार्क्स क्या था। किसी बच्चे को किसी बच्चे को 70 नंबर आता है और आप बोलते हैं कि पास होने वाले नंबर से 20 नंबर ज्यादा उसको आ गया, इसका मतलब पास मार्क्स क्या रहा होगा। विजेंद्र अनामिका ठीक है भाई, बबीता ठीक है, निशी ठीक है। समझ में आया इसका मतलब कि जब हम बोल दिए, ठीक है अभिषेक भाई, हम ये बोल दिए कि 70 रुपया मेरे पास, 70 नंबर आया और पास मार्क से 20 नंबर ज्यादा था, इसका मतलब क्या लिखिएगा, पास मार्क से 20 नंबर ज्यादा था। पास मार्क्स कुछ रहा होगा, उसमें 20 नंबर जोड़ेंगे तो मेरे बराबर 70 आ पाएगा। इसका मतलब पास मार्क्स क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 70 में से 20 जाएगा तो लिखेंगे 50। ठीक है। तो जब आपसे ऐसा कह दे कि आपका मार्क्स पास मार्क्स से ज्यादा है, इसका मतलब अपने नंबर में से घटा लेंगे, पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा। पास मार्क्स के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारा 70 है उसमें से घटा लेंगे किसको, तो जो आपका 20 मार्क्स मोर बता रहा था कि जितना ज्यादा हो गया उसको घटा लेंगे, 70 में 20 जाएगा तो इसी को 50 पकड़ाएंगे, पास मार्क्स। ये तो क्लियर हो गया। अब संख्या है तो संख्या है। अब जरा हमको एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत इत्मीनान से बताइएगा, गलती नहीं करिएगा। 2a प्लस 3b को जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा। ऑप्शन है पहला, 2a प्लस 3b को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन है 5ab। दूसरा ऑप्शन है 5a प्लस b। तीसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है a प्लस 5b। चौथा ऑप्शन है नहीं निकाल सकते, सी एंड डी। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 2a प्लस 3b का मान क्या लिखिएगा। जिनको लगता है कि सी एन डी तब तो ठीक है, जिनको लगता है नहीं नन ऑफ दीज, तो सी एन डी का मतलब है कि आंसर इसका नहीं निकाल सकते, नन ऑफ दीज का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, वो बताइए। जो लोग सी एन डी नन ऑफ दीज आंसर दे रहे थे कि नहीं इस चारों ऑप्शन के अलावा कुछ और ऑप्शन होगा, तो क्या होगा उसको जरा लिख के हमको बता दीजिए।
सती का ठीक है, 5A भी। और लोग बताइए। रोहित भाई ठीक है, बहुत बढ़िया आपका आंसर है, एकदम एक्यूरेट है। बबीता का पहला ऑप्शन है। अनामिका मिश्रा CND ठीक है। देखिए सब लोग रिस्पॉन्स करिएगा तभी समझ में आएगा कि बुझाया भी कि नहीं। अभिषेक भाई, दीपक बाबू, सत्यम, रोहित, कुमकुम, शती, रोहित, बबीता, अनामिका, विजेंद्र, पूजा ठीक है, निशि, देख लीजिए, प्रियंका। एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन में क्या करिएगा। CND का मतलब है निर्धारित नहीं कर सकते, पता ही नहीं चल रहा सर। कोई बात नहीं तेज भाई, बता ही रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, CND का मतलब है निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, एक्यूरेट आंसर ठीक है आप नहीं दे पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोले 5A भी, कुछ लोग बोले 5A प्लस भी। देखिए 2A प्लस 3B को जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 लिखने का मन करेगा। A और B को यहाँ पर बगल में लिख देंगे 5A भी। 2-3 लोग किए थे ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलती है, तो ऐसे नहीं करिएगा। जब यूनिट आपका सेम रहेगा तब न जोड़ेंगे, जब यूनिट सेम रहेगा 2A और यहाँ पर 3A होता तो बोल देते 5A, ठीक है। अगर यहाँ पे 2AB प्लस 3AB चाहे BA जो भी रहता तो इसको जोड़ के आप 5AB बोल देते, ठीक है। जब आप देख रहे थे कि इसका यूनिट केवल A में है, वेरिएबल यहाँ पर A और यहाँ पर B लगा हुआ है, तो दो डिफरेंट वेरिएबल के साथ नहीं जोड़ सकते, इसको 2A प्लस 3B ही, जो आप नन ऑफ दीज में लोग बता रहे थे, यही आंसर लिखिएगा। आंसर तो आएगा ही, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी काहे लिखिएगा। 2A में 3B जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2A प्लस 3B होगा बस। 2A में 3B जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे 2A प्लस 3B होगा बस। अगर यहाँ पे 2B प्लस 3B पूछते तो बोलते आप 5B होगा। 2A प्लस 3A बोलते क्या होगा, 5A होगा। 2AB 3AB क्या होगा, बोलेंगे 5AB होगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब 2A प्लस 3B पूछेंगे क्या होगा तो बोलिएगा दो डिफरेंट यूनिट है सर, इसीलिए जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वही उसका उत्तर है। 2A प्लस 3B, इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। कुछ तो बात समझ में आया। अब यहाँ पे जरा एक चीज हमको समझाइए, इसका तो आंसर 2A प्लस 3B रह जाएगा। एक बात हमको समझाइए, क्या आप समझिए जरा। 2A प्लस 5 का वैल्यू पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, 2A प्लस 5 का वैल्यू लिखिए, पूछेंगे तो क्या लिखिएगा आप। पहला ऑप्शन 7A, दूसरा ऑप्शन 2A, तीसरा ऑप्शन 5A, चौथा नन ऑफ दिस। क्या मिश्रा जी एक ही बार में सही बोलने लगता है। अभिषेक भाई नन ऑफ दिस, दीपक भाई नन ऑफ दिस, कुमकुम नन ऑफ दिस, बबीता नन ऑफ दिस। मतलब आपको ये समझ में आ चुका है कि यूनिट, नहीं मिश्रा जी आप सही हैं। जब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट से क्या मतलब, ठीक है समित भाई, विजेंद्र, उत्तम, सबका ठीक है। आपको समझ में आ गया कि यूनिट डिफरेंस से क्या मतलब है कि यहाँ पर तो वेरिएबल लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल दिया हुआ है और केवल कांस्टेंट टर्म है, तो आंसर तो वही वेरिएबल प्लस कांस्टेंट रहेगा ना। तो आपका आंसर जो 2A प्लस 5 नन ऑफ दीज बता रहे हैं, कुछ लोग लिखे हैं 2A प्लस 5, मिश्रा जी भी लिखे थे तो बहुत सही था। अगर यहाँ पे 2A में 5A जोड़ते तो बोल देते 7A, 2 में 5 जोड़ेंगे तब बोलिएगा 7। 2A प्लस 5 क्या होगा, तो 2A प्लस 5 रहेगा। और अगर यहाँ पे हम बोल देते कि A प्लस 5B, इस टाइप से कुछ भी दो वेरिएबल, तो इसका भी कोई चेंज नहीं, मतलब 2A प्लस 5B, तो 2A प्लस 5B ये रह जाएगा। मतलब यूनिट पर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ चुका है कि भाई नन ऑफ दीज होगा। 2A प्लस 5 दिया हुआ, अगर A होता 2A प्लस 5 है तो आप 7A जोड़ देते,
मतलब आप लोग बोल दिए कि नहीं इसका आंसर लिखिए आप नन ऑफ दिस, तो हम नन ऑफ दिस मान लिए। और मेरे ख्याल से ये आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि क्या कहानी हो गया। आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि कहानी क्या हो गया, कि 2a+5 है तो 2a+5 ही होगा। ये तो ठीक है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 2a+5 का वैल्यू दे रखा है हमको 3a-2। अब क्या करेंगे, ए का मान निकलेगा क्या, जरा निकाल के बताइए जल्दी जल्दी, ए का मान निकाल के बताइए, क्या लिखिएगा ए का मान। 2a+5 का मान 3a-2, तो क्या लिखिएगा। तो एक काम तो ये कि 3a में से 2a घटा दीजिए, 3a-2a बराबर 5 में से -2 घटाइएगा, 5 में से क्या घटाएंगे -2। इसी को लिखिएगा, 3a में से 2a जाएगा तो a, 5 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7। ए का मान 7। तेज भाई ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा बोले सर यही इसी में फंस जाते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इसी माइनस प्लस में कि 2a-3a करें कि 3a-2a करें, ऐसा दिक्कत हो जाता है। ऐसा में किसी को दिक्कत आता है क्या, एक बार हाँ ना करिएगा तो समझ में आएगा। सबका क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ जाए। 2a+5 का वैल्यू 3a-2 है, तो कभी इसमें अच्छा दिक्कत होता है। देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या समझिएगा समीर भाई, कभी कभी होता है दिक्कत। चलिए ठीक है, जिसको जिसको नहीं दिक्कत है कोई बात नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। जिसको दिक्कत है वो क्लियर कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दे दिया 2a+5 का मान 3a-2। अब कभी लगता है कि यहाँ पे माइनस करें, कभी लगता है वहां पे माइनस करें, तो एकदम दिमाग नहीं लगाइएगा, बुड़बक टाइप से क्या सोचिएगा कि एक तो यहाँ पर 2a दिया हुआ है, यहाँ पर 3a, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो अंतर कितने का, 3a में से 2a घटा देंगे तो सीधा a लिख देंगे। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर -2 साइन लेकर चलिएगा, तो 5 है और -2, मतलब सेम साइन रहेगा तो घटा दीजिएगा, अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। 5 और -2 के बीच अंतर कितने का, तो बोलिएगा 7। तो जनरली ये तो सही रहेगा, कभी कभी इसी में आगे पीछे कर देगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप वैसा केस में क्या करिएगा समझ लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन था अपना 3a-2। हाँ देखिए यही क्वेश्चन था अपने पास। अब बनाना कैसे है ना, तो एकदम बुड़बक टाइप से स्टेप लिखिए। जो लेफ्ट साइड में है 2a+5 लिख दीजिएगा, ठीक है। और राइट साइड में जितना संख्या दिया सबको हम एक ही साइड ला देंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। हम इस राइट साइड में जो यहाँ पे एक बार लेफ्ट साइड में कुछ संख्या लिखा हुआ, कुछ संख्या राइट साइड में लिखा हुआ, हम चाहते हैं सब एक ही साइड में हो, राइट साइड में कुछ नहीं बचे, जीरो हो जाए। तो कब होगा जीरो, जब 3a को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 3a प्लस में है तो क्या लिखिएगा इसको -3a, और ये -2 जाएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, +2 का मान 0 बोल दीजिएगा। ये लाइन समझ में आया। इसमें दिक्कत तो यही पर टोकी मेन लाइन यही है कि 2a+5 राइट साइड में 3a प्लस था तो इसको लाएंगे लेफ्ट साइड तो -3a, और ये -2 है, राइट लेफ्ट साइड लाइएगा तो +2, 2a-3a हो जाएगा -a, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 7 बराबर 0। मतलब -a+7 का मान 0 बोलिएगा। क्या लिखेंगे, -a+7 का मान 0। यहाँ से लिखिएगा -a बराबर +7 को ले जाएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा -7, a का मान लिख दीजिएगा 7, दोनों जगह माइनस से हटा दीजिए, a का मान बोल देंगे 7। मतलब सबको एक साथ ले आना है, उसके बाद ला देना है उसको सबको एक साथ, और उसके बाद वेरिएबल अलग और कांस्टेंट अलग। देखिए फिर से एक बार, 4a-7 बराबर लिख दें अगर, 4a-7 बराबर 3a-2 कर दिए, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। अगर यही कर दिए तो क्या लिखिएगा, पूरा स्टेप खींच के लिखिएगा इसको कि 4a-7 राइट वाले को लाएंगे लेफ्ट में तो 3a प्लस है तो हो जाएगा -3a, -2 है लेफ्ट आएगा तो +2 बराबर 0 बोल दीजिएगा। लिखिएगा 4a-3a, 4a-3a मतलब हुआ a, और -7 + 2, -7 + 2 का मतलब -5 बराबर 0। लिखिएगा a का मान 5। कुछ तो समझ में आया होगा।
ये जो 4a प्लस में है 3a प्लस में है, अंतर सीधे बोल देंगे a का। -7 है और -2 है, साइन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो सीधे 7 में 2 घटा के 5 बोल देंगे। आप इतना नहीं करिएगा, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 4a-7 बराबर 3a-2। जिन किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है इसमें, उनके लिए है कि 4a-7 राइट वाले को लेफ्ट में लाएंगे, -3a + 2 का मान 0। 4a-3a a बनेगा, -7 + 2 का मतलब -5 का मान 0। a बराबर 5 लिखिएगा बस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम आपसे यहाँ पर पूछ दें कि 20% में 10% जोड़ेंगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी। 20% में 10% जोड़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। 20% में 10% जोड़ेंगे तो समीर भाई लिख दिया आप 30%। अच्छा, सोच के बोलना, जुड़ेगा भी कि नहीं। रोहित भाई, कुमकुम, विजेंद्र, समीर, 4 लोग बोला है। पूजा 30, दीपक 30। आगे बताओ। मतलब जुड़ेगा, जैसा आप लोग का कहना है कि जुड़ेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एकदम जुड़ेगा। 20% 10% है तो 30% ही होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, भले मास्टर कुछ हो बोले। बुझ गए ना। परसेंटेज चूंकि लगा हुआ है दोनों साइड में, इसीलिए जुड़ेगा। परसेंटेज लगा हुआ है दोनों साइड में, इसीलिए जुड़ेगा। तो आप लिख रहे हैं कि 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30%। तो हमको हमको अब ये बताइए, इतना कुछ कहानी समझ में आया, तो अब ये बात समझ में आया क्या कि 20% + 10 का मान कितना लिखिएगा। 20% + 10 का मान कितना लिखिएगा, 30% लिख देंगे। अरे वाह, क्या अंग्रेजी लिखा है मिश्रा जी। 20% 10 को एज यूजुअल लिख देंगे। बबीता कुमारी, विजेंद्र, समीर, मतलब जैसा है लिखा हो वैसा ही छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर। तो अब अगर हम, मेरा मन है कि 20% + 10 लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा कहानी इसी पर है। 20% + 10 आप बोल दिए, एकदम सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 30% 30% और -5, 30% -5, 20% + 10। आप हद नहीं करते हैं, सही सही लिखते हैं तो गर्दा मचा के सही सही लिख दिए हैं, तो हद क्या करिएगा। इतना बढ़िया आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आप ऐसा बोलिएगा। इसीलिए न कल रात में मैसेज किए थे मिश्रा जी, आप ही के लिए मैसेज किए थे। जितना बच्चा है तुम लोग, उत्तम, उषा, तेज, सत्यम, सती, समीर है, रोजी है, रोहित है, पूजा है, प्रियंका है, निशी है, महादेव है, कुमकुम, दीपक, विपिन, विजेंद्र, बबीता, अनामिका, अभिषेक। रात में तुमको 1-1:30 बजे के आसपास मैसेज गया हुआ ग्रुप में, संदीप माहेश्वरी जी का है, देखा होगा तुम लोग, तुम ही लोगों के लिए है। इसीलिए रात में डाल दिए थे, देख लेना रे भाई। हाँ, तो उत्साहित नहीं होना है, जो होगा सो तो होबे करेगा, समझ गया ना। माथा कपार नहीं पीटना है अब। माथा कपार नहीं पीटना है, टाइट होके रहना है, बात खत्म। सब ठीक है, जैसा कि सब ठीक है। देख भाई, 20% + 10 का मान 30% -5 दिया है। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि 20% + 10 का मान 30% -5 है, तो क्या करेंगे, तो आप ये डिटेल्स तो कर ही सकते हैं ना भाई। 20% + 10 और बराबर में है 30%, इसको लेफ्ट साइड में लाइएगा तो -30% बोल देंगे। यहाँ पर राइट साइड में है -5, इसको लेफ्ट में लाइएगा तो +5 का मान 0 लिखिएगा, लिख दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, तो 20% में से 30% जाएगा तो -10%, और +10 + 5 मिला के बोलिएगा +15 का मान 0 लिखिएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो -10% बराबर, ये अब ये परसेंटेज को साइड करिए, 15 है तो राइट साइड में ले जाइए, तो क्या लिखिएगा, -15 लिखिएगा। तो दोनों तरफ माइनस है तो हटा ही सकते हैं ना, दोनों तरफ माइनस है तो हटा ही सकते हैं। मतलब 10% का वैल्यू आप 15 बता रहे थे, 10% का वैल्यू 15 आप बता रहे थे।
तो जब कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे कि 20% प्लस 10 का मान 30% माइनस 5 है, अगर अगर इफ लगा दिया यहाँ पर और बोला आपसे कि 100% का मान बताइए, आपसे बोल दिया 40% का मान बताइए, आपसे बोल दिया कि 30% का मान बताइए, तो क्या बन जाएगा भाई? अगर ये कंडीशन दे दिया कि 20% प्लस 10 बराबर 30% माइनस 5 है, तो 100% का मान क्या होगा, 40% का मान क्या होगा, 30% का मान क्या होगा, तो क्या बनेगा? आप बोलिएगा बनेगा, एकदम सही लिख रहे हैं आपकी, एकदम बनेगा, सही है। अब सोचिए बनेगा तो कैसे, तो आप यहाँ से तोड़ ताड़ के पहले तो ले आए 10% का मान 15, और ये तो आपको सब दिन से अब मालूम है कि जैसे अपना 10% का मान अगर 15 दे दिया, 100% का मान पूछेगा क्या होगा, तो या तो 1% का मान चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी तो सीखे थे हम लोग। ऐसा भी नहीं करेंगे, बोलते कि जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में कर देंगे, जो काम अप में करेंगे वही काम डाउन में करेंगे, कुछ कुछ बोले थे आपको ऐसा। तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पर सीधे काम में कि भाई 10 से 100 लाने के लिए हमको लेफ्ट साइड में 10 से गुना, तो राइट साइड में भी 10 से गुना 150 कर देंगे। तरीका तो बताया गया था इसी टाइप का। अब से बोला गया था नहीं कुछ बुझाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा कि 10 एक्स बराबर 15 गुना 100, 1500, जीरो जीरो उड़ जाएगा, एक्स का मान 150 हो जाएगा। ऐसा भी बताया था। दूसरा कहानी आपको ये भी बताया गया था इसमें कि भाई 10 से 15 लाने के लिए क्या करेंगे, तो भाई 1.5 से गुना करिएगा, 10 इंटू 1.5, 15 पकड़ेगा, तो 100 में 1.5 गुना करिएगा तो 150 पकड़ेगा। बन तो जाएगा ये अब आपसे। अगर हम निकाले थे यहाँ पे कि 10% का वैल्यू 15 है, पूछा 40% का मान बताइए क्या होगा, आप लिखिएगा सर यहाँ पर तो 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, लिख देंगे 60%। एकदम सही आप सोच रहे थे, मतलब 60 होगा इसका वैल्यू, परसेंट नहीं, सीधा 60 होगा वैल्यू। अगर यहाँ पर लिख दिया कि 10% का मान 15 है, 30% का मान बताइए क्या होगा, तो लिखिएगा सर यहाँ पे 10 में 3 से गुना करेंगे 30, 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। एकदम सही सोच रहे थे। तो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया, सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो आप बोलेगा पढ़ा रहे थे कुछ और कर दिए कुछ और, अब हम इस कहानी को गायब करेंगे, इस पूरे कहानी को हम गायब करेंगे। ये पास फेल का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया था। अब जरा आप हमको बताइए, समझाइए क्वेश्चन में कि जैसे ही क्वेश्चन में आपके हाथ में दिया हुआ है कि एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास मार्क्स क्या है, पास मार्क्स क्या है, तो बोलिएगा 40%। वह 210 अंक पाता है एवं 40 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब परसेंटेज में तो बोल दिए 40%, और पास मार्क्स नंबर में कितना, तो आप बोलिएगा 210 नंबर उसको आता है, 40 नंबर से फेल हो जाता है। 210 में 40 जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 250। यहाँ तक तो क्लियर है। 40% नंबर लाइएगा पास होने के लिए। किसी बच्चे को आता है 210 नंबर, लेकिन वो 40 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पास मार्क्स कितना है ये तो मालूम चल गया ना भाई। किसी को है दिक्कत तो बताओ। दुकान पे पास पास देखा होगा बिकते हुए, खाया भी होगा तुम लोग, कलाकार न है। तो पास पास है तो पहला पास में क्या दिया हुआ था, पहला पास में बोलेंगे 40%, और दूसरा पास में कितना था 250। अब पास पास को बराबर कर दो, पास पास साथे साथे रहता है, बराबर कर दो। 40% का मान 250 है, इसका मतलब परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, 100% वैल्यू क्या होगा उसका बता दीजिए। तो जब 40% का मान 250 है, तो यहाँ से 100% का मान पूछा, क्या करिएगा 250 से गुना कर दीजिए। 1% का मान निकालिएगा तो 250/40 हो जाएगा, 100 का मान निकालिएगा गुना 100 कर दीजिएगा। जीरो से जीरो जाएगा, 4 से उड़ाइएगा तो 25 पंचे 625 आपका आंसर आया होगा। टोटल मार्क्स क्या था, फुल मार्क्स क्या था, तो बोलिएगा 625 उसका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है तो बताइए, बताइए मिश्रा जी, गर्दा मचा दिए। एकदम सही है, और लोग बताइए। दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखने से अब आपको समझ में आ गया होगा
कि एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 210 अंक पाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होना चाहिए? तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे अब कि पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, बच्चे को मिलता है 210 अंक, 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पास अंक क्या होगा? तो 250। तो पूछा हमसे परीक्षा का कुल पूर्णांक मतलब 100% का मान कितना होगा। तो बस यहीं से आपको बहुत कुछ बताया गया था कि नहीं कुछ बुझाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बुझा गया तो सीधे गुना, नहीं बुझाएगा तो फिर 1% का मान निकालिएगा, बहुत कुछ बताया गया था आपसे। तो 40 से 100 लाने में अगर 2.5 गुना करिएगा तो भाई 250 में 2.5 गुना कर दीजिए, पॉइंट का मतलब जीरो जाएगा, 625 आंसर है। नहीं कुछ बुझाएगा तो 1% का मान तो निकाल ही सकते हैं, 250/40। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर तो आएगा 625 से। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए सबका क्लियर है, हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इसमें नहीं, इसको बनाइए एक बार, उसके बाद बैक जाएंगे। अब इसको जरा बना के बताइए, आप लोग खुद ही ट्राई करिए, इसको एक बार बनाइए, गलती होता है फिर हमसे पूछिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप तो बड़ा हल्का क्वेश्चन लेके समझा दिए, पूछने के टाइम में भारी कर दिए, ये क्या कहानी हुआ? मन में आ रहा होगा कि आप तो एक बच्चा को लिया और यहाँ पर दूसरा बच्चा को बुला दिए, तो बताए नहीं किए। भाई तुमको हम सब बता दिए हैं। एक छात्र 35% अंक पाता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है, एक बच्चा, मतलब पास मार्क्स क्या होना चाहिए था? पास मार्क्स बोलिएगा कि 35% अंक पाया, 40 अंक से फेल हो गया। समीर भाई ठीक है, मिला लेते हैं हम लोग। पास मार्क्स क्या होना चाहिए बोलिएगा? 35% अंक आया, 40 अंक से फेल हो गया, तो 35% प्लस 40 बोलेंगे। पास मार्क्स क्या होगा? तो 35% प्लस 40। अब दूसरा छात्र जो 60% अंक प्राप्त करता है, वह न्यूनतम पास अंक से 35 अंक अधिक है, मतलब दूसरा बच्चा को क्या हुआ? तो आया उसको 60% अंक, जो न्यूनतम पास अंक से 35 अंक ज्यादा है, मतलब पास मार्क्स करने के लिए इसके में से क्या करेंगे? 35 घटा देंगे। और अब ये ना बोले हैं कि पास पास दुकान पर देखते होइएगा खूब बिकता है, कभी कभी आप लोग भी अपना मुंह मीठा किए होंगे। तो पास करने के लिए क्या हुआ? पास मार्क्स लगाने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर है 35% प्लस 40 बराबर, यहाँ पर लिखिएगा 60% माइनस 35। अब ये ना बताए थे आपको, अब ये बताए थे कि जब इस टाइप से दिया रहेगा तो क्या कर दीजिएगा। देखिए अभी ना बताए थे इस टाइप का कहानी नीचे कि 20% प्लस 10 का मान समथिंग, तो 100 का मान क्या होगा, इसीलिए इतना कहानी जो रच रहे थे उसी के पीछे। समझ में आ गया होगा आपको कि ये इतना का मान पूछा, क्या करेंगे? आपको नहीं क्लियर हुआ, आप बोलिएगा सर नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया ना भाई कि पहला बच्चा 35% लाया, 40 अंक से फेल हो गया, तो पास करने के लिए 35% जोड़ 40 देंगे। दूसरा को आएगा 60%, 35 नंबर ज्यादा है, 60% माइनस 35 करेंगे, दोनों परसेंटेज वैल्यू और ये वाला बिना परसेंटेज का दोनों को इक्वेट करेगा, पास मार्क्स था। तो पास मार्क्स बराबर है 35% प्लस 40 बराबर 60% माइनस 35। आप डिटेल से लिखिए उसको, डिटेल्स क्या लिखिएगा? तो डिटेल्स लिखिए कि 35% जोड़ 40, राइट साइड को लाइएगा लेफ्ट में, तो बोलिएगा माइनस 60% प्लस 35 का मान जीरो कर देंगे। यहाँ से क्या करिएगा? तो 35 माइनस 60 हो जाएगा माइनस 25%, और 40 प्लस 35 लिखिएगा 75 का मान जीरो। इसी को लिखिएगा ना कि माइनस 25% बराबर माइनस 75, दैट इज 25% का मान 75। 25% का मान 75 बोलेंगे तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना? 100% का मान क्या बोलिएगा? 25 में 4 से गुना करेंगे 100, 75 में 4 से गुना करेंगे तो 300। यही था आपका फुल मार्क्स। कुछ लोग लाए भी थे। सत्यम का आया है 300, अनामिका मिश्रा 300, तेज बेग 300, और किसका आया था? समीर भाई महादेव 20% कहां पर हो?
महादेव भाई कहाँ दिक्कत हुआ? शमीर भाई कुछ दिक्कत है तो टोकिए रे। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए। शमीर भाई, अच्छा आधा आधा क्वेश्चन बना के बना रहा था, इनकम्प्लीट दिया था। ठीक है तो कंप्लीट करो, नहीं समझ में आया तो बोलो। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो क्रॉस करो भाई, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए अब। सही है निश्चय, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए परीक्षा में, पास फेल का जो पूछता है ये आपसे बनना चाहिए। दिक्कत अगर है तो बोलिए। बनाने में लेट हो जाता है, सवेर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं बबीता, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे बनाइए, सही बनाने का कोशिश करिए पहले। क्वेश्चन को सही बनाने का कोशिश करना है, थोड़ा टाइम जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब बनाइए इस क्वेश्चन को। In an examination, 29% students fell in history and 21% students fell in geography. 12% of all students fell in both subjects. Then the number of students passed in both subjects is। एक परीक्षा में 29% विद्यार्थी इतिहास में और 21% भूगोल में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? महादेव का सब ठीक तो बनाए 300 भाई, वो ठीक है, मिसप्रिंट था, गलती हुआ, कोई बात नहीं, गलती करिएगा तब ना सीखिएगा। हम महादेव सोचिएगा हाथ डालेंगे सही हो गया, ऐसे थोड़े होता है एक ही बार में। 50 बार गलती कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं, अरे रहना है, बार 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 सीख जाइएगा। गलती करिए गलती करिए गलती करिए, लास्ट में सही सही तो होगा ना। देख भाई इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा तो आप सेट थ्योरी जो पढ़े होंगे ना पहले 9th 10th में, कभी भी 8 में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर सुने होंगे, लिखे होंगे, यूज किए होंगे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर लिखे होंगे आप। अच्छा मिश्रा जी आप सर्किट बना के, ठीक है आएंगे वेन डायग्राम में। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूले का यूज किए होंगे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मतलब होता है आइदर और से, और यहाँ पे या अथवा वाला केस, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड से, कॉमन से। तो 29% विद्यार्थी इतिहास में, नंबर ऑफ ए का मतलब 29, 21% विद्यार्थी भूगोल में फेल होते हैं, प्लस नंबर ऑफ बी का मतलब 21 हो गया, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों विषय में शामिल, तो 12% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गया, तो -12 करिएगा। ये किसका है तो ये फेल का परसेंटेज। 29 में 12 जोड़िएगा, और सॉरी 29 में 21 जोड़िएगा, 12 घटाइएगा, तो 50 घटाओ 12 क्या बोल दीजिएगा 38%। तो 38% अगर बच्चा फेल करता है तो पास कितना करेगा, ये तो समझ में आ गया होगा ना। 38% बच्चा अगर फेल कर जाता है तो आप बोलिएगा कुल बच्चों का 62% बच्चा पास कर जाएगा। 62% ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ था। ये तो समझ में आपको आ गया है। फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तब का केस, फॉर्मूला के हिसाब से आपको जाना नहीं है। आसान पड़ता है फॉर्मूला, लेकिन आप समझते समझते जाइएगा, इसके लिए क्या यूज करिएगा उसको समझ लीजिए। कुछ लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं, तो वेन डायग्राम से आप भी बनाइए। जो बच्चे बोल रहे हैं वेन डायग्राम से बनाए, आप बनाइए वेन डायग्राम से, कोई दिक्कत नहीं। ये सोचिए कि ये पूरा अगर पहले से हिस्ट्री दिया हुआ है, ये पहले से हिस्ट्री दिया हुआ, हिस्ट्री में बोले कि 29% बच्चा हिस्ट्री में फेल है। फिर आप बोले कि सर यहाँ पे है जियोग्राफी का कहानी, जियोग्राफी में कितना बच्चा है, जियोग्राफी में कितना बच्चा, तो बोलिएगा 21% फेल। हिस्ट्री में 29%, ज्योग्राफी में 21%। अब आप बोलिए कुछ बच्चा वैसा जो दोनों जगह फेल किया हुआ, कुछ कॉमन बच्चा है यहाँ पर, तो इस ऐसा फिगर करने के लिए क्या करिएगा, तो बोलेगा ये हिस्ट्री का था कहानी और ये ज्योग्राफी का था कहानी, इसको लिखे हम लोग हिस्ट्री, इसको लिखे हम लोग ज्योग्राफी। ठीक है भाई, तो आप बोल दिए कि दोनों मिलाकर 12% है,
दोनों मिलाकर यहाँ पर लिख दिए 12%। यही बीच का पोर्शन कहलाएगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो जरा सोचिए आप यहाँ पे, उषा कुमारी तुम्हारा नेटवर्क अभी आया रे कि नींदे खुला अभी? क्लास का टाइम 7:35 में घुसता है। ज्योग्राफी हो गया 21%। कुछ लोगों का एग्जाम वगैरह चल रहा है, वैसा कुछ लफड़ा है तो कोई बात नहीं है, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में है, नॉर्मल में सब कुछ ठीक है, तो नींद को थोड़ा सा पहले ही खत्म करके घुस जाइए क्लास में। चलिए समझिए, 29% हिस्ट्री का था, 21% ज्योग्राफी का था, 12% आप बोल दिए थे दोनों जगह दिया हुआ। तो जब 12% है, ये सोचिए कि ये हिस्ट्री वाला कहानी है, इस हिस्ट्री वाले कहानी में आपको मालूम चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का जगह में 12 बुक है। इसका मतलब है कि जो जगह बचेगा यहाँ पर उसको कितना करिएगा, 29 में से 12 घटाइएगा तो बोलिएगा 17%। और 21 ये पूरा बुक था, इस 21 में ये आइटम आपका 12 दिया हुआ, तो ये कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 21 घटाओ 12 बराबर 9 बोलिएगा। 21 घटाओ 12 बराबर 9 बोलिएगा। अब ये तीन आइटम में क्या क्या दिखिएगा, तो इसको बोलिएगा जो 17% है इसको बोलिएगा ओनली हिस्ट्री, जो 9% है इसको बोलिएगा ओनली ज्योग्राफी, और जो 12% है उसको बोलिएगा बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो फिगर सिंगल एक ही बनाइएगा, सिंगल फिगर एक बनाइएगा। क्या बनाइएगा? सिंगल फिगर एक। तो बस सिंगल फिगर एक आप वही बनाइएगा जो लास्ट में बनाए थे। सिंगल एक ही फिगर बनाइएगा। जब अलग अलग दो सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, तीसरा क्या वाला दोनों से मिलकर बना हुआ, तो आप ऐसे ही फिगर बनाइएगा वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम के हिसाब से लिखिएगा यहाँ पे कि हिस्ट्री हमारा है 29%, यहाँ पर लिखिएगा ज्योग्राफी हमारा है 21%। दोनों मिलाकर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मिलाकर आप बोल रहे थे 12%, मतलब ये आइटम हमारा 12%। तो जब ये हमारा 12%, इसका मान कितना, तो बोलिएगा 29 में से 12 जाएगा तो 17%। इसका मान कितना, तो बोलिएगा 21 में से 12 जाएगा तो 9%। टोटल फेल कितना किया, टोटल फेल परसेंटेज कितना, तो बोलिएगा 17%। ये क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं ओनली, इसको बोलते हैं ओनली हिस्ट्री, इसको बोलते हैं ओनली हिस्ट्री, इसको बोलते हैं ओनली हिस्ट्री। वैसा बच्चा जो केवल हिस्ट्री में फेल किया वो 17%। ज्योग्राफी में कितना, तो ओनली ज्योग्राफी में कितना है, तो ओनली ज्योग्राफी में 9%, और 12% क्या है, तो बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। बोलिएगा ये क्या कहानी है। जब दो सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, ध्यान से समझो भाई, जब दो सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो क्या क्या कहानी बनेगा। जब दो सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो कहानी क्या सब बनेगा, तो या तो बच्चा हिस्ट्री में पास करेगा, ज्योग्राफी में फेल करेगा, पहला सिचुएशन। चाहे बच्चा ज्योग्राफी में पास करेगा, हिस्ट्री में फेल करेगा, दूसरा सिचुएशन। तीसरा क्या होगा कि बच्चा दोनों विषय में पास कर जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में पास करेगा, चाहे दोनों में फेल करेगा। यही ना कहानी बन के आएगा। दो सब्जेक्ट का अगर हम एग्जाम देते हैं, हम दो सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठे हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो क्या सब संभावना है, या तो हम दोनों जगह पास कर जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट में हम पास हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में पास हैं, चाहे हम दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, हम दोनों में पास नहीं कर पाए, दो कंडीशन तो क्लियर हो गया होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी का हम एग्जाम देने गए, या तो हम दोनों सब्जेक्ट में पास कर गए, चाहे दोनों में फेल कर गए, दो सिचुएशन। तीसरा क्या बना कि हिस्ट्री में पास करेंगे तो ज्योग्राफी में फेल करेंगे, चौथा कंडीशन ज्योग्राफी में पास करेंगे तो हिस्ट्री में फेल करेंगे। कुछ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे 29, तो बोलिएगा हिस्ट्री में से तो 29 था, 29 हिस्ट्री में था। ओनली हिस्ट्री और हिस्ट्री अलग अलग आइटम है। ओनली हिस्ट्री का मतलब जो केवल हिस्ट्री में फेल किया। डायग्राम में क्या है कि 29% विद्यार्थी इतिहास में और 21% विद्यार्थी भूगोल में फेल किए। तो सोचिए कि अगर टोटल मिला के 100 बच्चा है, ध्यान से समझिएगा, हिस्ट्री में आप बोले कि 29 को फेल किया, हिस्ट्री में बोलिएगा 29 को फेल किया,
ज्योग्राफी में बोलते हैं 21 को फेल किया, और दोनों मिलाकर हिस्ट्री ज्योग्राफी में मिलाकर बोलते हैं कुल मिला के 12 बच्चा फेल किया, 12 बच्चा फेल किया। तो आप बोलिएगा ना भाई कि हिस्ट्री में से दोनों को घटा दीजिएगा, हिस्ट्री में से बोथ को घटाइएगा, हिस्ट्री माइनस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को घटा लीजिएगा, तो इसी को बोलते हैं ओनली हिस्ट्री, इसी को बोलते हैं ओनली हिस्ट्री। तो 29 घटाओ 12 बराबर 17, 17 आदमी ऐसा है जो केवल हिस्ट्री में फेल किया। कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, केवल केवल हिस्ट्री में फेल कितना किया, तो बोलेंगे 17 आदमी। केवल ज्योग्राफी में कितना फेल किया, तो बोलिएगा 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 बचेगा। मतलब जब ओनली ज्योग्राफी की बात आएगी तो ज्योग्राफी का कुल बच्चा में से ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री गायब करेंगे, तो 21 घटाओ 12 करेंगे तो हो जाएगा 9। समझ में आया होगा। तो अब हम ये बोले कि बोलेंगे सर फिर इसमें दोनों में अंतर क्या होगा। ओनली हिस्ट्री का मतलब है वो ज्योग्राफी में फेल है, वैसा बच्चा जो केवल केवल हिस्ट्री में पास किया मतलब वो ज्योग्राफी में फेल है। लेकिन जहां पे दोनों में फेल किया तो उसमें हिस्ट्री का भी नाम आ रहा है, ज्योग्राफी का भी नाम। मतलब 100 में 12 बच्चा ऐसा है जो हिस्ट्री में भी फेल किया और ज्योग्राफी में भी फेल किया। तो हम पूछेंगे हिस्ट्री में कितना फेल किया, तो आप बोले सर 17 बच्चा तो केवल हिस्ट्री में फेल किया है, ज्योग्राफी में पास है, और 12 को बच्चा ऐसा जो दोनों जगह फेल कर गया। मतलब 29 को लड़का है जो हिस्ट्री में फेल है। इसी 12 का यूज ज्योग्राफी में पूछिएगा। हम पूछेंगे ज्योग्राफी में कितना फेल है, बोलिएगा 9 को बच्चा तो केवल ज्योग्राफी में फेल है, और 12 को बच्चा ऐसा ऐसा दोनों जगह फेल है, ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री में भी। तो 12 को जोड़िएगा तो यही हो जाएगा 21। इस 12 का यूज दोनों करेगा, हिस्ट्री वाला भी करेगा, ज्योग्राफी वाला भी करेगा, फेला बच्चा दिखाने में। बात समझ में आपको आया होगा। तो इसी को लिखते हैं कि ओनली वाला केस कैसे कैसे बनाते हैं, इस चीज में क्लियर होना चाहिए। अब आपको सीधा सीधा काम जितना लिख दिए हैं, समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो करिएगा क्या उसको समझ लीजिए। इतना कुछ करने के बाद फाइनली हम आपको अब लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देके के समझिएगा, नहीं बुझाएगा रुक रुक के वीडियो को देखिएगा, समझ में आपको आएगा। थोड़ा टाइम दीजिएगा, समझ में आएगा। नहीं टाइम दीजिएगा तो पार हो गया, तो अब आप समझिएगा। हम ये बोल दें कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के बारे में कहानी था, 2 सब्जेक्ट के बारे में कहानी था। अपना ये हिस्ट्री दिया हुआ था, हिस्ट्री में बोला है 29%, ज्योग्राफी में बोला है 21%, दोनों मिलाकर बोल दिया है 12%। इसको बोलते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यहाँ पर हो जाएगा 17%। इसको बोलते हैं ओनली हिस्ट्री, ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ 12%। 21 में से 12 जाएगा तो लिखिएगा 9%। इसको बोल दीजिएगा, अब 9% क्या है तो ओनली ज्योग्राफी। अब यहीं पर लिखेंगे कि फेल का परसेंटेज बताइए, तो बोलिएगा 17% तो केवल हिस्ट्री में था, 12% तो सर दोनों में था। फेल परसेंटेज बताइए, तो बोलिएगा फेल परसेंटेज कितना, तो बोलिएगा 17% केवल हिस्ट्री में, 12% दोनों में, 9% केवल ज्योग्राफी में। तो 17 में 12 जोड़िएगा, 29 में 9 जोड़िएगा, 38% बच्चा फेल कर गया, ऐसा कहना आपका है। दैट इज पास कितना, तो 38% का मतलब है कि 38 आउट ऑफ 100, 100 में 38 बच्चा फेल किया, तो पास कितना करेगा, बोलिएगा 62% बच्चा पास करेगा। यही आपका आंसर है, 62% बच्चा पास करेगा, यही आपका आंसर है। नहीं बुझा रहा हो तो बताइए, सिंपल काम यही करना है। क्वेश्चन में फिगर देखेंगे, आराम से बना के ऐसे ही उतारेंगे। 29, 21, 12, या तो सीधे 29 जोड़ 21 घटाओ 12, ये रट्टा मारने वाला कहानी हो जाएगा आपको। ये आपको रटने वाला कहानी हो जाएगा कि 38% पास, तो 62% बोलिएगा सॉरी फेल, तो ये बोलिएगा पास। और इसमें आपको समझ के दिख रहा है, एक बार कोशिश करिएगा इसी को डेवलप करने का, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। पास फेल हो गया है, ये वाला आइटम हो गया है, पास फेल हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको जरा बना दीजिए, जैसा पढ़े हैं अभी उसी पर है, जैसा आप पढ़े हैं उसी पर है। जल्दी बताइए क्या करिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन, अब वो हो जाएगा अगला दिन, कल खत्म हो जाएगा परसेंटेज भाई। अब परसेंटेज पूरा टाइट हो गया, जो क्वेश्चन दिया गया था उसको ढंग से पूरा बना लीजिए, दिक्कत बनेगा पूछ लीजिए। अब
आज भर भी टाइम है आपके पास, कल भर भी टाइम रहेगा। परसेंटेज का पूरा जो भी क्वेश्चन दिया गया था ग्रुप में उसको पहले ढंग से बना लीजिए, उसका डाउट्स पूछ लीजिए, उसके बाद फिर अगले टाइप से कहानी करिएगा। कल ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा हमारे साइड से, कल हम अपने साइड से परसेंटेज खत्म कर देंगे आपका। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। कल हमारे साइड से खत्म हो जाएगा। विजेंद्र का आंसर, दीपक का आंसर ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे कि 33% गणित में, 24% अंग्रेजी में, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। पूजा का आया है 40, सत्यम का 60, उमा का 60। देखिए तो सीधा काम की 33 करिएगा, फेल किया है मैथ्स में, 24 फेल किया अंग्रेजी में, 17 फेल किया दोनों में। तो 24 घटाओ 17, 7 में 33 जोड़ देंगे तो बोलिएगा कि 40% बच्चा फेल हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द एग्जाम। अब तुम अपना कपार फोड़ लेना रे पूजा, माथा पीटना कि हम 40 का है लिख दिए। 40% जब फेल हो गया तो 60% बच्चा पास कर जाएगा। अनामिका, सती, उमा, सत्यम सबका ठीक है। हड़बड़ी में पूजा गलती होता है, दिल पर नहीं लेना उसको, फिर से बना के देखना अपना। देख भाई बाकी काम क्या करेंगे सोचो, ये तुम्हारा अंग्रेजी है, ये तुम्हारा गणित है। मैथ्स में बोल दिया कितना परसेंट, 33%। निश्चय आपका भी ठीक है। पूजा हो, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, पूजा होते हुए करता है, गलती में सही होता है, इसीलिए ध्यान दे रखना। इंग्लिश में है तुम्हारा 24% और ये बोथ का हो जाएगा, बोथ का हो जाएगा 17%। ये फिगर में दिखेगा इसीलिए फिगर लिख देते हैं। 33 में 17 घटा दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 16%, मतलब ओनली मैथ्स बोल दीजिएगा। केवल मैथ्स में कितना फेल, 16% बच्चा। अब इंग्लिश में 24 से 17 दोनों में तो 60% बोल दीजिएगा, ओनली इंग्लिश का केस, ओनली इंग्लिश में बोल दीजिएगा 7%। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा सोच लीजिए ना कि कुल फेल कितना किया, तो 16%। टोटल फेल परसेंटेज बताइए, तो लिखिएगा 16%, 17% और 7। कि या तो मैथ में फेल किया होगा, चाहे अंग्रेजी में, चाहे दोनों में फेल किया होगा। तो 16, 17, 7 को जोड़ दीजिएगा, तो 17 में 7 जोड़िएगा तो 24 में 16 जोड़िएगा, तो बोलिएगा कि 40% बच्चा अगर फेल कर गया है, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि दैट इज 60% बच्चा हमारा पास किया है। यही आप आंसर बताना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में सबको क्लियर हो जाना चाहिए था। अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, सबका समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया होगा, जितना पढ़े थे ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जितना पढ़े थे सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं रिवाइज करिएगा तो भाई दिक्कत होगा, दिक्कत बनेगा। नहीं रिवाइज करिएगा तो दिक्कत बनेगा। जितना पढ़े हैं सबको एक बार रिवाइज अच्छा से कर लीजिएगा। जितना ये 3-5 कैलकुलेशन किए हैं ना, कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, जिनको गलती हो रहा था इस सब कैलकुलेशन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉपी में लिख लिख के फिर से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर दिक्कत है भाई, क्योंकि बहुत आराम आराम से हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर अभी भी नहीं सीख पाइएगा तो बहुत दिक्कत है। थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अभी अभी इस क्वेश्चन से पढ़ेंगे कल। तो आज का कहानी खत्म है आप लोगों का। अब आते हैं कल हम लोग।